हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल टेक्स्ट बुक। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एडोलेसेंस। एडोलेसेंस जो एज है वो 11 टू 21 ईयर्स है और इसे हम कॉमन लैंग्वेज में टीनेजर बोलते हैं। लेकिन पहले जो टीनेज थी वो पर्टिकुलरली 13 से लेकर 19 तक की थी, जो कि बहुत छोटा गैप था। लेकिन अब जो टीनेज हो गई है उसका गैप बहुत ज़्यादा हो गया है, जैसे 11 टू 21 ईयर्स है, मतलब बहुत ज़्यादा अर्ली स्टेज पे एडोलेसेंस शुरू हो जाता है। तो एडोलेसेंस मतलब एज क्या है? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है। जैसे कि हम पहले भी बोल रहे थे, पियाजे ने अलग अलग नाम दिए हुए हैं स्टेजेस को। तो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज ये नाम इसलिए दिया है क्योंकि आप फॉर्मली कुछ ऐसे ऑपरेशंस करने के लिए माइंड और जो एडोलेसेंस है वो डेवलप हो जाते हैं, क्योंकि उनके जो कॉग्निटिव, फिजिकल, मोरल, एथिकल डेवलपमेंट है बहुत ज़्यादा बेटर हो गया होता है पहले से। तो फॉर्मली बहुत ज़्यादा ऑपरेशंस कर सकते हैं, तो इसलिए इसको फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज बोला हुआ है। ओके। दूसरा, ये जो वर्ड एडोलेसेंस आया है, ये वर्ड है लेटिन का एडोलिसियर, जिसका मतलब होता है टू ग्रो इनटू मैच्योरिटी। जब हम मैच्योर हो जाते हैं, मैच्योर का मतलब है जब हम बहुत ज़्यादा एक लर्न वे में बिहेव करते हैं, एक प्रॉपर एप्रोप्रिएट तरीके से बिहेव करते हैं, जैसे कि पर्टिकुलर सिचुएशन में करना चाहिए, तो उसको मैच्योरिटी बोलते हैं। तो जब ये चीज़ हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आ जाती है कि हमें कहाँ पे कैसे बिहेव करना चाहिए, तो वो जो मैच्योरिटी आती है वो एडोलेसेंट स्टेज से आनी शुरू होती है। ट्रांजिशनल पीरियड है, ठीक है। ट्रांजिशन का मतलब है चेंजिंग पीरियड है। किससे चेंज हो रहा है? इससे पहले चाइल्डहुड था, चाइल्डहुड से अडल्टहुड के बीच का ये पीरियड होता है। सो यहाँ पे मेच्योरिटी धीरे धीरे आना शुरू होती है, पूरी तरह मेच्योर नहीं हुए होते, तो अडल्ट नहीं बोल सकते। तो बीच का पीरियड होता है जिसमें थोड़ा बहुत चाइल्डहुडनेस भी रहती है, थोड़ा बहुत बचपन सा भी रहता है। कभी कभी जैसे अडोलेसेंस में ज़िद्दीपन भी होता है किसी चीज़ को लेके, कुछ इलॉजिकल चीज़ें होती है उनकी थिंकिंग में, जो अभी हम बात करेंगे जिसके बारे में। तो थोड़ा सा चाइल्डहुडनेस भी आती है और थोड़ा सा मेच्योरिटी भी आ जाती है, तो बीच का पीरियड हो जाता है, इसलिए इसको अलग से अडोलेसेंस बोला है। लेकिन ये पीरियड काफ़ी लंबा और काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है हैंडल करना बच्चों के लिए, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इनके माइंड में चलती रहती हैं और बहुत ज़्यादा ओवर प्रेशर हो जाते हैं कई बारी, जिसको बहुत लोग हैंडल नहीं कर पाते, फिर वो नेगेटिव हैबिट्स में चले जाते हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग धीरे धीरे वो सब डिस्कस करेंगे कि जब ये प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते इन सारी चीज़ों का तो क्या इफ़ेक्ट होता है। ट्रांजिशनल पीरियड में आइडेंटिटी क्राइसिस का भी बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है। आइडेंटिटी क्राइसिस मतलब आइडेंटिटी उनकी नहीं बन पाती है, क्योंकि सबसे पहले तो ये कन्फ्यूजन हो जाती है रोल की। रोल कन्फ्यूजन रहती है माइंड में कि हम अडल्ट की तरह बिहेव करें कि बच्चों की तरह बिहेव करें, चाइल्ड की तरह, क्योंकि उनके साथ भी अलग अलग बिहेवियर होते हैं। पेरेंट्स चाइल्ड की तरह भी बिहेव करते हैं उनके साथ अडल्ट की तरह भी बिहेव करते हैं, डांटते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। फिर प्यूबर्टी स्टेज बोलते हैं। प्यूबर्टी स्टेज क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस स्टेज में वापस से सेक्सुअल मैच्योरिटी शुरू हो जाती है। ठीक है, रैपिड चेंजेस होते हैं बहुत ज़्यादा बॉडी में। रैपिड चेंजेस मतलब बहुत जल्दी चेंजेस होते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा हैंडल करना मुश्किल हो जाता है एडोलेसेंस के लिए। धीरे धीरे नहीं चेंज होता, एक एक करके सारा एक साथ होता है, जैसे कि बायोलॉजिकल चेंजेस, फिजिकल फीचर्स में चेंजेस, बॉडी के फिजिकल फीचर्स में अचानक से चेंज आना शुरू हो जाता है। जो थोड़ी देर पहले बच्चों की तरह दिखने वाले फिजिकल फीचर्स होते हैं वो अचानक से बड़ों की तरह दिखना शुरू हो जाते हैं, तो चेंजेस हो जाते हैं धीरे धीरे बहुत ज़्यादा। और साइकोलॉजिकली कैसे हो जाता है? बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज हो रहे होते हैं, उससे थिंकिंग चेंज हो जाती है, सेक्सुअल मैच्योरिटी भी आती है, तो उससे भी साइकोलॉजिकली बहुत सारे परसेप्शन चेंज हो जाते हैं। जो चीज़ पहले ध्यान नहीं दी होती चाइल्डहुड स्टेज पे, वो अब अडोलेसेंट स्टेज पे ज़्यादा ध्यान में आ रही होती है, क्योंकि साइकोलॉजिकल चेंजेस भी हो रहे होते हैं। तो काफ़ी सारा मतलब बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो रही हैं, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस वाला पीरियड माना जाता है। और स्टॉर्म बोलते हैं, स्टॉर्म जैसे तूफान आ जाता है बहुत सारी चीज़ों का, तो स्ट्रेस और स्टॉर्म का पीरियड मानते हैं। क्योंकि इस टाइम पे कभी कभी जब पेरेंट्स की प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिलती इसमें, या फिर पॉजिटिव इन्वायरमेंट नहीं मिलता है, बहुत ज़्यादा दबा के रखा जाता है, डिस्कस नहीं करने देते एडोलेसेंस को बड़ों के साथ, क्योंकि उनके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जब इतने चेंजेस होते हैं, जब उनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट इतनी ज़्यादा तेज़ हो रही होती है, तो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं उनके माइंड में।
वही चीज़ पेरेंट्स उनको चुप करा दे, ना आंसर दे, उनको डांट दे कुछ पूछने पर। जैसे बच्चे कई बारी जब सेक्सुअल मैच्योरिटी हो रही होती है तो उस टॉपिक के बारे में भी बात करना चाहते हैं, पूछते हैं कभी पेरेंट्स से या किसी से भी, तो उनको ये आइडिया लग जाता है कि माहौल घर में ऐसा नहीं है कि हम पूछ सकते हैं, तो फिर वो चीज़ पूछते ही नहीं है कभी। फिर उस वजह से प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिलती उनको, स्कूल में भी नहीं पढ़ाया जाता इस टॉपिक के बारे में, इंडिया में नहीं है, बाहर में भी हो सकता है। तो उससे क्या है, वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाते हैं कई बार, क्योंकि डिसीजन मेकिंग इतनी अच्छी नहीं होती है, बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव होते हैं, रॉन्ग डिसीजंस ले लेते हैं कई बारी। तो अगर इस स्टेज पे इतनी सारी चीज़ें होती हैं और पेरेंट्स सपोर्ट ना करें, पॉजिटिवली आंसर ना करें उनकी क्वेरीज़ को, तो फिर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी डेवलप हो जाती है और बहुत प्रेशर हो जाता है। और अगर वहीं पे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हों, उनकी सारी क्वेरीज क्लियर करें, जो कुछ भी वो पूछें, एक प्रॉपर तरीके से उनको एजुकेट करें, तो वो एडोलेसेंस बहुत अच्छे तरीके से आगे मैच्योर होता है और बहुत पॉजिटिव लेके चलता है सब चीज़ों को। अब इसमें फिजिकल डेवलपमेंट तो होती ही है, वो तो सबको नज़र आती ही है। जैसे सडनली एक मैच्योरिटी दिखने लग जाती है फिजिकल डेवलपमेंट में, जैसे बॉय है तो बियर्ड आने लग जाती है, फिर पता लग जाता है कि कहते हैं ना कि अब ये बच्चा नहीं है, क्योंकि बियर्ड आना शुरू हो जाती है। तो ऐसे ही मतलब हेयर ग्रोथ नज़र आती है, ब्रेस्ट मसल्स डेवलप हो जाते हैं गर्ल्स में, बॉयज़ में चेस्ट ब्रॉड हो जाती है, गर्ल्स में कहते हैं कि हिप एरिया ज़्यादा ब्रॉड हो जाता है, बॉयज़ में लीन होता है। तो ये सब फिजिकल फीचर्स नज़र आने लगते हैं। मेनार्की होता है जब मेंस्ट्रुएशन पीरियड स्टार्ट हो जाता है गर्ल्स में, ठीक है, तो फिजिकल फीचर्स चेंजेस बहुत ज़्यादा नज़र आने लग जाते हैं और साथ ही साथ सेक्सुअल आइडेंटिटी भी क्रिएट होनी शुरू हो जाती है। उस टाइम पे ये धीरे धीरे अडोलेसेंस को समझना पड़ता है कि सेक्सुअल आइडेंटिटी उसकी कैसी है, होमोसेक्सुअल है, हेट्रोसेक्सुअल है, बायसेक्सुअल है, तो वो सब चीज़ें की आइडेंटिटी ना मतलब उसमें भी टाइम लगता है उसको, और वो आइडेंटिटी वो अचानक से नहीं डिसाइड कर लेता कि हाँ मैं होमोसेक्सुअल हूँ, मैं हेट्रोसेक्सुअल हूँ। धीरे धीरे उसको वो चीज़ समझ आती है, कई बारी बहुत लेट भी आती है। तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम होती है कि अपनी सेक्सुअल आइडेंटिटी कैसे आइडेंटिफाई करे। तो उसके लिए तभी बोला जाता है कि सेक्स एजुकेशन स्कूल में या घर में कहीं ना कहीं देना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज वो इंटरनेट से जानने की कोशिश करते हैं और फिर वो प्रॉपर एक एजुकेटिंग पार्ट को छोड़कर दूसरी साइड ज़्यादा चले जाते हैं। तो इसलिए एजुकेशन देना बहुत ज़रूरी होता है ताकि वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। बाकी जनरली पेरेंट्स इसलिए बात नहीं करते क्योंकि वो सोचते हैं कि अगर डिस्कस करेंगे तो वो नेगेटिवली ले लेंगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें डेवलप हो जाती हैं, फिजिकल डेवलपमेंट वैसे ही बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं, क्योंकि आप सोचो कि सडनली आपकी बॉडी में चेंजेस होने लग जाते हैं, पहले कैसे दिखते थे और धीरे धीरे आप चेंज हो रहे हो। बाद में क्या है, जैसे अडल्टहुड में जो फिजिकल डेवलपमेंट होती है वो स्लो होती है, सडनली हमारे चेंजेस नहीं हो जाते, लेकिन जब चाइल्डहुड से अडोलेसेंस में आते हैं तो एकदम से मतलब आपको दिखता है कि चेंजेस आना शुरू हो गए हैं। तो वो चीज़ उनको बहुत ज़्यादा कॉन्शियस कर देती है, बहुत ज़्यादा जो जल्दी मैच्योर होते हैं ना, जो अर्ली मैच्योरर्स होते हैं, स्पेशली जो गर्ल्स हैं, वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाती हैं उस चीज़ को लेके। और बॉयज़ होते हैं वो कई बारी और कॉन्फिडेंट, ज़्यादा बेटर उनको फील होता है कि उनको लगता है कि हम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है दूसरे बॉयज़ से जो लेट मैच्योरर्स हैं। तो दोनों अपने अलग अलग तरीके से लेते हैं, लेकिन फिर भी एक वो माइंड में चलता रहता है कि हमारे अंदर चेंजेस हो रहे हैं। जैसे एक्ने प्रॉब्लम हो जाती है, पिंपल्स की प्रॉब्लम होती है हार्मोन्स के चेंजेस की वजह से, उनकी वजह से ये लोग बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं, गर्ल्स बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाती हैं। तो ये हेयर ग्रोथ, जैसे कईयों के फेस पे जो ग्रोथ होती है बॉयज़ की, वो स्टार्टिंग में बॉयज़ उसको लेके थोड़े से कॉन्शियस हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, डिपेंड करता है किस तरह का माहौल है, किस तरह की एजुकेशन दी है, समझाया हुआ है। जहाँ हर चीज़ को बहुत पॉजिटिवली धीरे धीरे सपोर्ट करते हैं, वहाँ पे वो बच्चे हर चीज़ पॉजिटिवली लेते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। और जहाँ पे उस चीज़ को डिस्कस ही नहीं करते हैं, दबा के रखते हैं, तो फिर वहाँ पे वो बच्चे बहुत ज़्यादा इस चीज़ से डर जाते हैं जो चेंजेस हो रहे हैं, और वो डिस्कस नहीं करते, नेगेटिवली लेते हैं। फिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट में भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं, ठीक है। जैसे पहले हमने डिस्कस किया था कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग नहीं होती बच्चों की, जैसे उन्होंने जो चीज़ नहीं देखी है वो उसको नहीं इमेजिन कर सकते। लेकिन अगर एक अडोलेसेंस को आप बोलोगे कि एलिफेंट को उड़ता हुआ इमेजिन करो, तो वो बहुत आराम से उसको इमेजिन कर लेंगे, विजुअलाइज कर लेंगे। तो इनकी थिंकिंग बहुत एब्स्ट्रैक्ट हो गई होती है, ठीक है। ऐसे सिचुएशन भी विजुअलाइज कर लेते हैं जो उन्होंने नहीं देखी होती। सपोज उनको आपने बोला कि एक मर्डर सीन इमेजिन करो,
कि एक आदमी आया और उसने किसी का मर्डर कर दिया, तो वो पूरी कहानी अपने माइंड में बना लेंगे। तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर लेते हैं, जो चीज़ सामने नहीं है उसकी भी एक इमेज बना लेते हैं, ठीक है। लॉजिकल थिंकिंग होती है, बहुत ज़्यादा लॉजिक से सोचते हैं, बिल्कुल मतलब मेक बिलीव या कोई भी इलॉजिकल चीज़ नहीं मानते। कोई भी चीज़ हो गई, आप उनसे कोई भी लॉजिक मतलब कॉन्सेप्ट अगर डिस्कस करो, तो वो उसके पीछे लॉजिक ढूंढते हैं कि अच्छा ये हुआ कैसे, पहले इसका लॉजिक बताओ। तो उनका माइंड बहुत ज़्यादा लॉजिकली सोचता है हर चीज़ को लेके। कोई भी बात को सीधा मानने के लिए तैयार नहीं होते जब तक उसके पीछे का प्रॉपर रीज़न ना पता हो, प्रॉपर लॉजिक ना पता हो। जैसे सब्जेक्ट्स में भी जब वो फॉर्मूलेज लिखते हैं या फिर कैलकुलेशन करते हैं, तो सारा लॉजिक समझते हैं पहले, फिर उसके एंड तक जाते हैं। फिर आइडियलिस्टिक थिंकिंग हो जाती है। आइडियलिस्टिक मतलब अपने माइंड में आइडल्स बना लेते हैं। जैसे आइडल मतलब क्या है, कोई एक परफेक्ट पर्सन, या तो कोई लेडी हो या कोई जेंट हो, जो भी हो, कोई सेलिब्रिटी हो सकता है, घर में कोई बड़ा भाई बहन हो सकता है, उनके पेरेंट्स में से कोई एक हो सकता है। जनरली एडोलेसेंस में पेरेंट्स नहीं होते रोल मॉडल, ठीक है, लेकिन कभी कभी अगर पेरेंट्स के साथ रिलेशन अच्छा है तो वो भी हो सकते हैं। तो आइडलिस्टिक में क्या करते हैं, किसी ना किसी को अपना आइडल बना लेते हैं और अपनी लाइफ में ये मतलब अपनी लाइफ में ये सोच के चलते हैं कि हमें इसकी तरह बनना है आगे जाके, और उसके बारे में बहुत ज़्यादा ये सोचते हैं कि बहुत परफेक्ट है ये पर्सन, उसकी इमेज बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी बना लेते हैं अपने माइंड में कि ये जो हमारा आइडल है ये बहुत परफेक्ट पर्सन है, वो कभी गलती नहीं करेगा। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा गलत हो जाता है। इनको लगता है कि जो आइडल पर्सन चूज़ किया है इन्होंने अपने लिए, वो कभी गलती नहीं कर सकता, और जब वो कभी उसके बारे में गलत सुनते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन हो जाते हैं, इतना ज़्यादा शॉक हो जाते हैं कि उनका आइडल गलती कैसे कर सकता है। तो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा आइडलिस्टिक थिंकिंग हो जाती है। फिर होता है सेल्फ कॉन्शियस। जैसे मैंने बताया फिजिकल चेंजेस हो रहे होते हैं बॉडी में, तो उसको लेके बहुत सेल्फ कॉन्शियस रहते हैं। फिर थोड़ी सी सेक्सुअल मैच्योरिटी भी आती है, तो उनको लगता है कि मतलब जो ऑपोजिट सेक्स है, दूसरे लोग हैं, वो हमें ज़्यादा नोटिस कर रहे हैं। उसकी वजह से कॉन्शियस बहुत ज़्यादा रहते हैं इमेज को लेके। कई बारी खाना वाना भी कम कर देते हैं एक लीन फिगर बनाने के लिए, ईटिंग हैबिट्स चेंज कर देते हैं, गलत तरीके से खाना शुरू कर देते हैं। तो कॉन्शियसनेस इतनी ज़्यादा होती है कि इनको लगता है इमेजिनरी ऑडियंस है, मतलब इनको लगता है कि वो स्टेज पे खड़े हैं और सारे लोग उनको देख रहे हैं। जैसे बेसिकली वो कहीं भी गए हो, किसी पार्टी में हो या क्लास में बैठे हैं, तो कहीं भी जहाँ उनको बहुत सारा उनका ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स है, तो हर किसी अडोलेसेंस को यही लगता है कि सब उनको ही देख रहे हैं। एक इमेजिनरी ऑडियंस कॉन्सेप्ट उनके माइंड में बना रहता है कि सब हमें ही देख रहे हैं। सपोज़ उनके शर्ट में छोटा मोटा दाग भी लगा हो, तो उनको बहुत ज़्यादा कॉन्शियसनेस फील होती है कि सब लोग मुझे ही देख रहे होंगे। और पर्सनल फेबल होता है। पर्सनल फेबल का मतलब है अपने आप को इतना ज़्यादा यूनिक समझते हैं, इतना ज़्यादा अपने ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस होता है कि जब ये रिस्क टेकिंग बिहेवियर लेते हैं, रिस्क टेकिंग बिहेवियर मतलब कि फास्ट ड्राइविंग करेंगे या फिर बहुत ज़्यादा एडवेंचर वाले काम करेंगे, तो ये इनको कभी फील नहीं होता कि हमारे साथ कुछ गलत हो सकता है। इनको ऐसा नहीं लगता कि अगर हम ये करेंगे तो हो सकता है कि हमें नुकसान होगा या चोट लग जाएगी। जैसे आपने बहुत बार सुना होगा कि रेलवे ट्रैक्स पे खड़े होके सेल्फी लेते हैं, ऊपर खड़े होके सेल्फी लेते हैं। तो ये इस तरह का बिहेवियर क्यों करते हैं एडोलेसेंस में? क्योंकि इनके अंदर एक पर्सनल फेबल होता है कि हमें कुछ नहीं हो सकता, इस तरह का बिलीफ होता है। ये अपने आप को बहुत यूनिक समझते हैं कि हमारे साथ कुछ गलत नहीं होगा। तो ये इन दोनों चीज़ों को, इमेजिनरी ऑडियंस को और पर्सनल फेबल को, डेविड एल्किन ने ईगोसेंट्रिज्म बोला है। जैसे बचपन में ईगोसेंट्रिज्म होता है कि बच्चे सोचते हैं कि जो हमें दिख रहा है वो सबको दिख रहा है। अडोलेसेंस का ईगोसेंट्रिज्म है कि उनको लगता है कि इमेजिनरी ऑडियंस और पर्सनल फेबल है। ओके, उसके बाद है हाइपोथेटिकल डिडक्टिबल रीजनिंग। हाइपोथेटिकल डिडक्टिबल रीजनिंग भी बोलते हैं या फिर हाइपोथेटिकल थिंकिंग भी बोलते हैं। इसमें क्या है कि ये जो एडोलेसेंस एज होती है ना, इसमें अगर आप इनको कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दो, तो ये स्टेप बाय स्टेप पहले तो इसके प्रोसेस निकालते हैं कि ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगी, और सारे पॉसिबल कोर्सेज और एक्शन सोचते हैं, मतलब हर पॉसिबल सॉल्यूशन सोचने की कोशिश करते हैं कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, इंस्टेड ऑफ ट्रायल एंड एरर।
मतलब ये है कि जैसे सपोज़ आपने उनको कोई प्रॉब्लम पज़ल सॉल्व करने के लिए दिया है, तो वो उसको ट्रायल और एरर करने की जगह पे पहले उसके सारे पॉसिबल सॉल्यूशन सोचेंगे कि ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी, फिर उसके बाद उसको अप्लाई करेंगे। तो बहुत ज़्यादा हाइपोथेटिकल थिंकिंग होती है, मतलब हर तरीके के सॉल्यूशन ढूंढ के निकालने की कोशिश करते हैं किसी भी एक प्रॉब्लम पे। देन मोरल एंड एथिकल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई होती है। जो प्रॉपर लॉ होते हैं, एक जगह के लीगल लॉ होते हैं, घर में पेरेंट्स के रखे हुए लॉ होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गए होते हैं इनके लिए। और जो लॉ के अगेंस्ट जाता है वो इनके लिए बहुत ज़्यादा एक तरीके से नेगेटिव हो जाता है। खुद भी कुछ गलत करने से पहले उनके माइंड में एक चीज़ आ जाती है कि अगर मैं स्मोकिंग कर रहा हूँ तो क्या ये ठीक है कि नहीं है। अपने माइंड में खुद ही कैलकुलेट कर रहे होते हैं कि क्या चीज़ गलत है, क्या ठीक है, वो चीज़ की समझ आ जाती है। मतलब अब यहाँ पे बचपन वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता है कि पनिशमेंट है तो गलत है, रिवॉर्ड है तो सही है। यहाँ पे रिवॉर्ड पनिशमेंट से फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे इनके माइंड में ये चीज़ आ जाती है कि कोई लॉ है, कोई रूल है और मैं उसके अगेंस्ट जाऊँ तो क्या मतलब वो मॉरली और एथिकली सही होगा कि नहीं। तो सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग आ जाती है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। एथिकली बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं। कभी इनको लगे कि दूसरा कोई गलत कर रहा है तो उसके अगेंस्ट भी खड़े हो जाते हैं। कभी कभी अथॉरिटीज़ को भी क्वेश्चन कर देते हैं। जैसे आपने देखा होगा स्कूल कॉलेज में स्ट्राइक कर देते हैं गलत चीज़ के पीछे। तो ये बहुत ज़्यादा एथिकली स्ट्रॉन्ग हो गए होते हैं। उनको पता होता है कि अगर वो कोई गलत चीज़ कर रहे हैं, जैसे कहीं स्मोक कर रहे हैं, किसी को मार रहे हैं, तो माइंड में एक उनके आइडिया होता है कि वो रूल तोड़ रहे हैं। ठीक है। तो ये दोनों डेवलपमेंट के बाद अब बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं जो पहले मैंने बताया था, आइडेंटिटी क्राइसिस, फॉर्मिंग एन आइडेंटिटी। सबसे ज़्यादा दिक्कत इस स्टेज पे यही होती है इन लोगों को कि आइडेंटिटी बन रही होती है। अडल्ट तक तो आइडेंटिटी बन के तैयार हो जाती है, यही स्टेज होती है जिसमें बन रही होती है आइडेंटिटी। तो किस तरह के क्वेश्चंस माइंड में आते हैं? हु एम आई, मैं कौन हूँ, मैं किस तरह का पर्सन हूँ, मुझे कौन से सब्जेक्ट सूट करेंगे, मैं क्या सब्जेक्ट मतलब पढ़ूं आगे, फिर वो सब्जेक्ट मेरे किस करियर में हेल्प करेगा, मैं आगे क्या जॉब करूंगा, मेरे क्या एम रहेगा। इस तरह के क्वेश्चंस माइंड में आना शुरू हो जाते हैं क्योंकि फिर स्कूल में सब्जेक्ट चूज़ करने की बारी आ जाती है 11th में 12th में। तो ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो जाता है कई बारी कि कौन सा सब्जेक्ट हमारे लिए अच्छा है, कौन सा नहीं, क्योंकि अभी इतना आइडिया नहीं होता उन लोगों को कि किस में अच्छा कर सकते हैं। अभी वो सब चीज़ें ट्राई करके देखते हैं, कई बारी 2-3 चीज़ों में अच्छे होते हैं तो चूज़ करना मुश्किल हो जाता है। तो आइडेंटिटी बन ही नहीं पाती है कि मैं म्यूजिशियन बनूंगा आगे जाके, कि मैं फिजिशियन बनूंगा। तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। बिलीफ में बड़ी दिक्कत होती है। ठीक है, जैसे कई बारी सोचते हैं कि वो गॉड को बिलीव करते हैं, कई बारी एकदम से इरिटेट हो जाते हैं और बोलते हैं हम नहीं बिलीव करते। और बहुत सारे बिलीव्स में कई बारी हाँ बोल देते हैं, कई बारी ना बोल देते हैं। तो बिलीफ में बड़ी कन्फ्यूजन होती है। लेकिन जब एक अडल्टहुड तक आते हो आप, और तो आपको कन्फर्म्ड होता है कि आप क्या चीज़ में बिलीव करते हो और क्या चीज़ में बिलीव नहीं करते हो। उसके बाद इंट्रोवर्ट है कि एक्सट्रोवर्ट है, पर्सनैलिटी में भी बड़ा कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, पर्सनैलिटी की भी आइडेंटिटी सेट हो रही होती है। तो अपने आप को कई बार बहुत एक्सट्रोवर्ट दिखाते हैं, टॉकेटिव दिखाते हैं, कई बार बहुत इंट्रोवर्ट दिखाते हैं, शाय दिखाते हैं, मतलब चुप हो जाते हैं। तो इस तरह की कन्फ्यूजन माइंड में घूमती रहती है क्योंकि आइडेंटिटी बन रही है हर तरीके से। मोरल आइडेंटिटी बन रही है या सेक्शुअल आइडेंटिटी बन रही है आपकी, या फिर करियर आइडेंटिटी बन रही है। सारी आइडेंटिटीज़ क्रिएट हो रही हैं। प्लस ये भी होता है कई बारी कि पेरेंट्स उनको डांट देते हैं बच्चों की तरह। तो उनको लगता है कि हम तो मतलब बड़े हैं, हमें बच्चों की तरह क्यों बिहेव कर रहे हैं। और कई बारी मतलब उनको बोल देते हैं पेरेंट्स कि अब आप बड़े हो गए हो तो ऐसे बिहेव मत करो। तो कन्फ्यूजन वहाँ भी रहती है कि कभी बोल रहे हैं बड़े हो गए, कभी बोल रहे हैं छोटे हो गए। तो ये जो वर्ड है ना, आइडेंटिटी कन्फ्यूजन, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एरिक एरिक्सन ने दिया था, ये याद रखना। कॉन्फ्लिक्ट विद पेरेंट्स, अब इतना सारा स्ट्रेस होता है उसमें, अगर पेरेंट्स सपोर्टिव ना हो, और अगर पेरेंट्स सपोर्टिव हैं भी और वो कभी कभी वो किसी चीज़ के लिए मना कर दें, चाहे उनको लगे कि ये गलत डिसीजन दे दें, तो फिर पेरेंट्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है बहुत ज़्यादा। अपने आप के साथ भी बहुत कॉन्फ्लिक्ट रहता है। ठीक है, क्योंकि अपने आप की आइडेंटिटी समझ नहीं आ रही होती है, अंदर ही अंदर अपने आप को दो तरीकों से ले रहे होते हैं, कभी किसी तरीके से तो कभी किसी तरीके से। तो अंदर भी सेल्फ में भी कॉन्फ्लिक्ट रहता है और बाहर भी फिर एकदम से वही एग्रेशन नज़र आता है। और अगर कोई उन्हें मतलब कुछ बोल दे तो झगड़ना शुरू कर देते हैं ज़्यादातर पेरेंट्स के साथ।
डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस, सॉरी यहाँ पे ये इंडिपेंडेंस आएगा, मैंने इंटरडिपेंडेंस लिखा है। सो डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस के बीच में बहुत कन्फ्यूजन होती है। इंडिपेंडेंस बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, एक तो रिबेलियस नेचर होता है इस एज में, बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंस, हर चीज़ में बोलते हैं हम खुद कर लेंगे, पेरेंट्स को मना कर देते हैं आप मत करो हम खुद करेंगे। उसके बाद उनको हर चीज़ में अकेले जाना है बाहर, तो उनको इंडिपेंडेंस भी चाहिए होती है और कहीं ना कहीं उनको पता होता है कि हम पेरेंट्स पे टोटली डिपेंडेंट हैं, हम अकेले नहीं रह सकते, हम उनके सपोर्ट के बिना नहीं कर सकते। तो यही कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है कि डिपेंडेंट है लेकिन मतलब दिखाना ये चाहते हैं कि हम इंडिपेंडेंट है। ठीक है, पीयर्स तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, फ्रेंड्स की अप्रूवल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है ना। पेरेंट्स से अप्रूवल मिले ना मिले, लेकिन फ्रेंड से बहुत ज़्यादा अप्रूवल चाहिए होती है। तो उस फ्रेंड सर्कल में कई बार एडजस्ट होने के लिए अपनी आइडेंटिटी चेंज कर देते हैं और बाद में मतलब थोड़ी देर बाद में रियलाइज़ होता है, थोड़े टाइम बाद, कि वो मेरी आइडेंटिटी नहीं थी। ओके, और जो फैशन वगैरह फॉलो करते हैं वो सब भी पीयर्स की वजह से करते हैं। फ्यूचर गोल्स को लेके बहुत ज़्यादा यहाँ पे माइंड में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है कि आगे जाके क्या करना है, क्योंकि सब्जेक्ट चूज़ करने की बारी आ जाती है, करियर चूज़ करने की बारी आ जाती है। तो ये माइंड में हमेशा चलता रहता है कि अब क्या करना है, पढ़ने के बाद क्या करना है, कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए जो आगे काम आए, ऐसा ना हो कि मेरा टाइम वेस्ट हो जाए। तो ये सारी चीज़ें एक साथ चल रही होती हैं और उसमें भी अगर इनको कोई सपोर्ट ना मिले जिससे ये डिस्कस करें, वो चुप करा दे या फिर इनसे बात ना करे, तो वो सब चीज़ों का क्या रिजल्ट निकलता है, फाइनली एक बहुत ज़्यादा नेगेटिव बिहेवियर हो जाता है जिसको हम डेलिंक्वेंसी कहते हैं, जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है और नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं कि अगर एक सपोर्ट ना मिले एडोलेसेंस को प्रॉपर तो फिर क्या होता है। ठीक है, और ये जो नोट्स हैं इनका PDF लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कहीं पे भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी देन प्लीज़ डू लाइक माई वीडियो, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।